तो चलिए भाई हम लोग आज शुरू करते हैं विराम चिन्ह, है ना। क्या शुरू करना है आज? विराम चिन्ह शुरू करना है। विराम चिन्ह जो है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल। ठीक है भाई। इसके पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे, हम लोग पूरा वर्ण विचार और पूरा शब्द विचार देख चुके हैं। ठीक है। तो विराम चिन्ह में हम लोग शुरू करने में सबसे पहला देखेंगे पूर्ण विराम। ठीक है। पूर्ण विराम का क्या काम होता है? जब भी कहीं वाक्य की समाप्ति होती है, हम अपनी कोई बात पूरी करते हैं, तो वहां पर जो विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण विराम। इंग्लिश में इसके लिए फुल स्टॉप यूज किया जाता है। ठीक है। और हिंदी में इसके लिए क्या किया जाता है? पूर्ण विराम यूज किया जाता है। पूर्ण विराम क्या होता है? एक सीधी लाइन होती है जिसको हम लोग इस्तेमाल, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। आज तेज धूप निकली है, तो ये जो लाल कलर का है ये क्या है? पूर्ण विराम है। कल हम पिकनिक जाएंगे, पूर्ण विराम है, ये पूर्ण विराम है। समझ में आता है? दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम जो है इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमा बोलते हैं। ठीक है भाई। तो कॉमा का इस्तेमाल क्या करते हैं? अल्प विराम के लिए, थोड़ी देर ठहरना है। जैसे मुझे यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये मिस्टेक है। मुझे केला, संतरा, आम सभी फल पसंद है ना। तो इनके बीच में क्या है? थोड़ा थोड़ा विराम है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं। ठीक है भाई। अल्प विराम मतलब वहाँ थोड़े समय का स्टॉप होता है और पूर्ण विराम में पूरी तरह से स्टॉप होता है। या तो किसी को दिक्कत है तो कहाँ पर अल्प विराम लगेगा, कहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छे। चलिए भाई देखिए, अगला है हमारा अर्धविराम। क्या है? अर्धविराम। तो अर्धविराम और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं एक अल्प विराम। तो अल्प विराम और अर्धविराम में थोड़ा अंतर है, इसको ध्यान देना है। अल्प विराम जो है दो शब्दों के बीच में एक अल्प विराम लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि अर्धविराम जो है ये दो वाक्यों के बीच में विराम लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये अंतर होता है। ठीक है। इस अंतर को नोटिस करना है। अल्प विराम जो है ये किसके बीच में प्रयोग किया जाता है? दो शब्दों के बीच में। ठीक है। और अर्धविराम किसके बीच में प्रयोग किया जाता है? दो वाक्यों के बीच में। ठीक है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पर बोलते, मैंने उसे समझाया, वह नहीं माना, पर वह माना नहीं। तो इसके बीच में एक अर्धविराम है, तो यहाँ पर कॉमा इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर किसका इस्तेमाल करेंगे? अर्धविराम का इस्तेमाल करेंगे। अर्धविराम अगर किसी को समझने में दिक्कत है तो मैं उसको थोड़ा डिटेल करके लिख देता हूँ, ये ऐसा होता है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो इस तरह का प्रयोग होता है। जबकि अल्प, ये अर्धविराम हो गया। ठीक है। अल्प विराम जो है वो कैसा होता है? वो सिंपली जो है ऐसा रहता है बस। ठीक है। पूर्ण विराम जो है वो कैसा होता है? सीधा होता है। तीनों में अंतर समझ में आ गया? चलिए भाई आगे बढ़े। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है ये किसी भी प्रश्न वाले वाक्य में, प्रश्न वाला वाक्य कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? हाँ, एक को हम लोग जैसे इंग्लिश में लोग करते हैं, एक को क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। ठीक है। और दूसरा होता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब और यस नो क्वेश्चन का मतलब है कि कुछ सेंटेंस तुमसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा जिसका आंसर या तो तुम यस करोगे या तो नो करोगे। जैसे तुमसे पूछा गया क्या तुम चोर हो, तो तुम बताओगे हाँ या नहीं, है ना। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ WH वर्ड लग गया। इसका जवाब तुम यस और नो में दोगे क्या? इसका कोई एक सेंटेंस में, वर्ड में आंसर होगा, है ना। तो आंसरेबल क्वेश्चन एक होता है, दूसरा यस नो क्वेश्चन होता है। समझ में आता है? तो दोनों ही क्वेश्चन में हम लोग कैसा इस्तेमाल करते हैं? क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आता है? प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है? हुक जैसा होता है। ठीक है भाई। और नीचे में बिंदु भी होता है। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह बोलते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? आगे बढ़े। तो ये है भाई योजक चिन्ह। ठीक है। थोड़ा इस पर ध्यान देना है। आगे इस तरह का एक चिन्ह हम लोग और देखेंगे, है ना। योजक चिन्ह और उस चिन्ह में अंतर क्या होता है? दोनों बीच में ही प्रयोग किया जाता है। देखो इंग्लिश में क्या होता है ना, एक चिन्ह होता है, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। जैसे ऐसा लिखा हूँ A और यहाँ लिखा हूँ B, तो ये अंडरस्कोर बोला जाता है। ठीक है। लेकिन योजक चिन्ह जो है ना वो बीच में इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा। ये योजक चिन्ह हुआ, बीच में इस्तेमाल किया जाएगा।
और एक चिन्ह तुम देखोगे अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे, वो थोड़ा इससे लंबा होगा। ठीक है, दोनों चिन्ह का नाम में लेकिन डिफरेंस है। तो योजक चिन्ह जो है ये जनरली किसमें यूज किया जाता है? शब्द युग्मों के बीच द्वंद्व अथवा तत्पुरुष समास में होता है। जैसे रात दिन, पहले पहले, बार बार, इस तरह का जो शब्द है उसको हम लोग जोड़ने के लिए या फिर सेपरेट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ बात आ गई। दूसरा है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मय सूचक शब्द, विस्मय समझते हो ना, जो सडन इमोशंस होता है तुम्हारा, जैसे ओह, उफ, आह, ये क्या सडन इमोशंस है हमारा, है ना। ओह कितनी गर्मी है ना, उफ कितनी गर्मी है, इस तरह का जो भी सडन इमोशंस है हमारे लिए निकल जाता है मुझसे। तो ये जो है ये विस्मय सूचक शब्द कहलाता है हिंदी में। ठीक है, तो इस तरह का विस्मय सूचक शब्द जब भी आए तो उसको हम लोग बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक का चिन्ह का जो जनरली यूज होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। अगर इसका एक्चुअल फॉर्मेट देखोगे तो ये ऐसा रहता है ना, ऐसा करके रहता है, ये एक्चुअल है इसका। लेकिन हम लोग ऐसा बार बार बना नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग प्रयोग ऐसा करते हैं। समझ बात आ गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। विस्मय क्या से हो सकता है? हर्ष से हो सकता है ना, शोक से हो सकता है, घृणा से हो सकता है ना, किसी तरह का बहुत नफरत का भाव है किसी के मन में। ठीक है, तो इस तरह का जब भी आपके मन में विस्मय का बोध होता है तो हम लोग सेंटेंस में क्या करते हैं? उस शब्द के आगे विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ बात आ गई। चलिए भाई आगे बढ़े। चलिए देखिए भाई, ये है निर्देशक चिन्ह। ठीक है, निर्देशक चिन्ह जो है इसका प्रयोग होता कम है, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो किसी कथन से पहले तथा उदाहरण जो है उसको उपयोग में करने के लिए किया जाता है। जैसे माँ कहती है, ये हो गया निर्देशक चिन्ह। देखना सर, निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है, इसी जगह पर अगर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो छोटा होता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? सदा समय पर काम करना चाहिए, माँ कहती है, इसके बीच में ये क्या है? निर्देशक चिन्ह। समझ गए बात को। दूसरा है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह कैसा होता है? ऐसा करके। ठीक है, तो जब किसी बात या का उदाहरण या अगर अगली पंक्ति में दिया जाए विवरण देने के लिए, जैसे किसी सेंटेंस को लिखे और हम लोग लिखे क्या, जैसे यहाँ भी ये क्या है? विवरण चिन्ह। यहाँ पर ये क्या है? विवरण चिन्ह है। जैसे हम लोग लिखे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या लगा है? विवरण चिन्ह, और उसका विवरण दिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। ठीक है भाई, विवरण चिन्ह कहाँ देंगे? जहां भी हम लोग किसी भी बात का उदाहरण या विवरण अगली पंक्ति में दे रहे हैं। समझ में बात आ गई। तो उस जगह पे जो चिन्ह प्रयोग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विवरण चिन्ह बोलते हैं। तो देखिए भाई, ये हो गया उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह में थोड़ा सा ध्यान देना है कि उद्धरण चिन्ह जो है ना ये 2 तरह का होता है। जैसे इंग्लिश में भी होता है ना, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा जो है ना ये 2 तरह का होता है। वन इज कॉल्ड सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। एक होता है ये ऐसा होता है ना, एक होता है डबल इन्वर्टेड कॉमा, ये ऐसा प्रयोग किया जाता है। ध्यान देना, ये जो बना हुआ है ना ये ऐसा सिंबल, लेकिन ये एक्चुअली होता कैसा है? ऐसा होता है। ठीक है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। हिंदी में एक रूल है कि आपको जब भी ऐसा सेंटेंस रहेगा ना तो वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा यूज करेंगे, और जब भी किसी एक शब्द में कॉमा लगाना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमा लगाना, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं। ध्यान रहेगा। तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा समझ में आ गया। तो उसी में ये उद्धरण चिन्ह है, इसको हिंदी में उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। तो ऐसा डबल वाला जो है उसको सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक है, और सिंगल वाला जो है वो सिंगल वर्ड के लिए यूज करते हैं। समझ बात आ गई। इंग्लिश में क्या है? किसी का क्वोटेशन है, जैसे ऐसा लिखा हुआ है कि राम ने कहा, तो यहां हम लोग क्या यूज करेंगे? कॉमा, फिर क्या कहा ना उसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं कल पटना जाऊंगा वगैरह से जो भी कहा, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में इसको डालेंगे। तो ये क्या है? राम का कथन है। महात्मा गांधी ने कहा अंग्रेजों भारत छोड़ो, तो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में। ये क्या है? किसी व्यक्ति के कथन को उसका मूल रूप में उद्धृत किया जा रहा है। अब अगर हम लोग कहेंगे राम ने कहा कि वह कल पटना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ, तो फिर यहाँ ना कॉमा लगेगा ना यहाँ पे उद्धरण चिन्ह लगेगा। समझ बात आ गई। किसी के सेंटेंस को हूबहू जो हम लोग लिखते हैं
तो उस जगह पर हम लोग क्या करते हैं, ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। समझ बात आ गई। तो उद्धरण चिन्ह कितने प्रकार का हो गया, दो प्रकार का। एक को बोलते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह, एक को बोलते हैं एकल उद्धरण चिन्ह, जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा। समझ बात आ गई। तो एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह, समझ गए। अगला है कोष्टक चिन्ह। ब्रैकेट इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसको हिंदी में हम लोग कोष्टक बोलते हैं। किसी भी वाक्य में किसी शब्द को एम्फेसाइज करने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे राजा ने कहा, एक सेंटेंस था, लेकिन कैसे कहा, इसको दिखने के लिए हम लोग लिखा क्रोध से, प्यार से, तो इसको हम लोग क्या किया, अंडर ब्रैकेट कर दिए। समझ गए। तो इस तरह का जो चिन्ह है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोष्टक चिन्ह, और ऐसे जगहों पर इसका प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात को। अब ध्यान देना, एक चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ। लिखा है राजा ने क्रोध से कहा, ये कौन सा चिन्ह है बताओ। ये निर्देशक चिन्ह है। समझ गए बात को। योजक चिन्ह क्या बताया था, जो दो शब्द का रिपीटेशन होता है वहां यूज होता है, जैसे है ना, जैसे बार बार, है ना, ऐसा उस जगह पर जो चिन्ह यूज हो रहा है वो योजक चिन्ह है। ये कौन सा है, निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, तो ध्यान रखना है थोड़ा सा इन सब चीजों का। आगे बढ़े, चलिए भाई देखिए। तो ये हो गया क्या, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह क्या होता है, ये शब्द संक्षेपण के लिए प्रयोग किया जाता है ना। जब किसी भी शब्द को उसके संक्षिप्त रूप में लिखते हैं हम लोग, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखना था तो हम लोग डा देके, इधर से पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है तो ऐसा लिख दिए, है ना। तो इस तरह का इस्तेमाल जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, शब्द संक्षेपण के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ में आता है। दूसरा है हंस पद। हंस पद का प्रयोग कब करते हैं, वाक्य लिखे, कोई शब्द गलती से छूट गया तो हम लोग क्या करते हैं, उस जगह पे हंस पद लगा के ऊपर लिख देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके ऊपर जो शब्द लिखा हुआ है उसका प्रयोग इस जगह होना चाहिए, त्रुटि बस छूट गया तो इसलिए यहाँ लिखा गया। ठीक है भाई। तो हंस पद का ये प्रयोग होता है। तो वाक्य में अगर इस तरह का कहीं चिन्ह आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, हंस पद बोलेंगे, और इसको लाघव चिन्ह बोलेंगे। याद रहेगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़े।